हेलो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। मैं विशाल विक्रम सिंह आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे साथियों, 1 फरवरी को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। बिहार बोर्ड के सभी मेधावी और सभी मेधावियों की परेशानी मेरी परेशानी है, तो आपके सामने एक शानदार का सेशन है जिसको अगर आपका समर्थन मिला तो मैं मानता हूं, मैं निश्चित तौर पे कह सकने में सक्षम हूं कि आपके ग्राफ की जो समस्या है वो दूर हो सकेगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। उसमें कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है। प्यारे साथियों, चुटकी में समझो ग्राफ, चुटकी में ग्राफ समझने की बात मैं कर रहा हूं। जी हां, आप सही समझ पा रहे हैं। चुटकी में ग्राफ कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी एक बार प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र है, जिसको हमारे प्यारे साथी, प्यारे बच्चे, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको इस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इसको पीपीसी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक तो ये होगा उत्पादन संभावना वक्र और दूसरा होता है आय का चक्रीय प्रवाह, इसको वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं, वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है और दमदार तरीके से आता है। फिर आता है तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र को आईसी कर्व कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व, ये भी जान लो। फिर मांग वक्र की बात है, ठीक है, मांग का नियम, और मांग वक्र को आप लोग देखोगे मांग के नियम के आधार पर। 4 चीजें आपके सामने हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार बोर्ड में यह बहुत ज्वलंत टॉपिक है जहां से ग्राफ संभावित होते हैं। कैसे ग्राफ बनाएं, कैसे ग्राफ पूछा जाता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं इसी क्लास में। तो आपके सामने पहले 2 ग्राफ हैं, इसमें तो एक में लिखा हुआ है, लेकिन एक को क्या आप पहचान पाओगे? अगर पहचान पाओ तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दो कि इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा ग्राफ है। तो मैं इस पर लिख देता हूं, यह आपका पीपीसी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है। और ये आपका आईसी कर्व है, इनडिफरेंस कर्व है। तो इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उदासीनता वक्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसे अगर तटस्थता वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तो हम लोग यहां पर इसको उत्पादन संभावना वक्र के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पादन संभावना वक्र। क्लियर हो गया? अब यहां पर इनको आप देख करके अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो आगे बढ़ जाते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र की। उत्पादन संभावना वक्र की, और उत्पादन संभावना वक्र जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, परिभाषित करते हुए इसका एक रेखा चित्र खींचिए, आरेख बनाइए, ठीक है। और ये हो सकता है आपसे पूछे इसका ये ऊपर उठा हुआ या अवतल आकार इसका क्यों होता है। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते रहो और साथ साथ बढ़ते रहो। तो एक मैंने ऐसे कर्व खींचा, एक लाइन खींची, बहुत अच्छे से ध्यान दे लो आप लोग। ये इसको आप यक्स कहोगे, जो नीचे बेस होता है, ये ओ बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा आपको। यहां पे आप वाई कहोगे, जो खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? सीधी रेखा को आप वाई कहते हो, और यहां पर ये पड़ी हुई रेखा है इसको आप यक्स कहते हो। हर जगह पे ऐसी रेखाएं आपको यक्स वाई के ही रूप में मिलेंगी। क्लियर है? तो हम यहां पे देख लें। अब यहां पर बात क्या होगी, एक तो यहां पर एक्स वस्तु है, आप इसको उपभोक्ता वस्तु मान लो, ठीक है, उपभोक्ता वस्तु। विद्वानों ने कहा है कि कोई उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है, कोई पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। क्लियर है? पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। तो हमने वाई को पूंजीगत मान लिया और यक्स को मैंने उपभोक्ता वस्तु मान लिया। अब उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के साथ ही साथ, उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के साथ ही साथ हमने अब देखा कि अगर हमारे पास 2 चीजें हैं, ये ध्यान दे लेना, पहले ही मान के चलो। तो विद्वानों ने इसी को सुझाया है, समझाया है। एक तो हमारे पास सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित संसाधन है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास क्या है बेटा? सीमित संसाधन, सीमित है।
और हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है असीमित जनसंख्या है। असीमित जनसंख्या है मतलब डिमांड हमारे पास ज्यादा है और उसको आपूर्ति करने के लिए संसाधन हमारे पास कम है। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास एक वक्र आ जाता है जिसको हम पीपीसी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। मतलब ये चुनावों की सूची, चुनावों की जो समस्या थी वो दूर करता है। ठीक है, जो चुनावों की समस्या थी उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो सबसे बड़ा लाभ यही हो जाता है। सर कैसे दूर करेगा, आइए हम देखते हैं। तो अगर सीमित संसाधन है तो अगर मुझे पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादन ज्यादा करना है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो हम संसाधनों को यक्स से घटा करके वाई पर लगा देंगे। मतलब कैसे बनेगा, मान लीजिए वाई वस्तु की यहां पर उत्पादन है, तो वाई का अगर हमको उत्पादन ज्यादा करना है तो मुझे यक्स के उत्पादन को घटाना होगा। तात्पर्य यह हुआ मेरे लाल लाली कि जब भी हमको यक्स का उत्पादन ज्यादा चाहिए तो हमको संसाधन वाई से घटा के यक्स पे करने होंगे, और जब भी यक्स वाई का उत्पादन ज्यादा चाहिए तो यक्स के संसाधन कम कर देने होंगे। मतलब मेरे पास सीमित तो होगा यक्स और थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा होगा वाई का। तो ये वाई मान लीजिए y1 है, आप ऐसा भी मान लो ये x1 है। आप कहोगे यहाँ x का उत्पादन कम दिख रहा होगा आपको, इतना ही उत्पादन हो रहा है, इतना ही उत्पादन हो रहा है, और जबकि यहाँ y का उत्पादन आपको ज्यादा दिख रहा होगा। क्लियर है। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर हमको यक्स मतलब उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा चाहिए, तो उपभोक्ता वस्तुओं का अगर हम लोग उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इनका उत्पादन वाई का उत्पादन हमको कम करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि उत्पादन कम करना होगा, ऐसा क्यों, दोनों का उत्पादन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखो हमारे पास संसाधन सीमित है, इसीलिए सीमित संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करके अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना भी, सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति करना भी हमारा दायित्व है। तो वह दो वस्तुओं का ऐसा संयोग ये दिखाता है जो अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ठीक है, सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। तो अगर मैंने इसको उत्पादन को कम कर दिया तो ये y2 हो जाएगा, और y2 से अब यहां पर हमारे पास x2 दिखेगा, मतलब x2 का उत्पादन बढ़ रहा है। कैसे दिख रहा है, हम यहां पे दिखाते हैं आपको कि भाई अगर हम इसको उत्पादन बढ़ाना है तो हमको यहां से उत्पादन बढ़ाना होगा, और यहां पे आप कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट बता सकते हो। अब इनको जो मिलाता हुआ एक कर्व हो गए, जो दो बिंदु मिली, ये दो बिंदु यक्स और वाई का एक अधिकतम उत्पादन करता हुआ दिखेगा, और यहां पर भी यक्स का ज्यादा वाई का न्यूनतम, मतलब जिसकी जरूरत ज्यादा है उसका उत्पादन करता हुआ दिखेगा। आप इसको कनेक्ट कर दो, ये आपका बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हो गया। इससे कम और इससे ज्यादा किसी बिंदु पर, इस पर कहीं पर भी उत्पादन अधिक हो सकता है, लेकिन इससे कम पर और इससे अधिक पर, इस बिंदु पर या इस बिंदु पर कहीं पर भी आपको उत्पादन अधिक नहीं मिलेगा। संसाधनों का बेहतर प्रयोग अगर कहीं मिलेगा तो इन दोनों बिंदुओं पर मिलेगा। आप इनको कोई नाम दे सकते हो, इसको नाम P दे सकते हो, इसका नाम T दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको उत्पादन संभावना वक्र दिखाई देता है। क्लियर है। इससे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसकी दिशा क्या होती है, तो ये अवतल होती है। क्या होती है मेरे लाल लाली, अवतल होती है। क्या होती है, इसको इंग्लिश में याद रखना, कॉनकेव होती है, कॉनकेव होती है। अगर ये दिमाग में चला गया मतलब मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर क्या हो जाएगी, अवतल होगी। कभी कभी इसको नतोदर लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, मतलब नतोदर, अवनतोदर। क्या हो जाएगा, अवनतोदर। अब अवनतोदर क्यों होता है, क्योंकि अवनतोदर इसलिए होगा क्योंकि अवसर लागत, जैसे जैसे हम इसमें संसाधन बढ़ाएंगे या कम करते हैं, दूसरे का उत्पादन बढ़ेंगे तो ये कम होता है, खोया हुआ अवसर। ठीक है, उसको अवसर लागत कहते हैं। मतलब अगर ये गेहूं होता, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कपड़े के उत्पादन को हम कम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे इसकी बात हो जाएगी। ये यहां से देखने पे अवतल दिखाई देता है, अवतल दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरे कर्व पर पहुंचते हैं, और दूसरे कर्व का नाम हो जाता है तटस्थता वक्र। क्या हो जाता है, तटस्थता वक्र, और इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आईसी वक्र कहते हैं, आईसी कर्व कहते हैं। अब इसको कैसे मानोगे, कैसे जानोगे, वहां पर तो सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना था, और सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन की बात थी, जिस उत्पाद को भी पाना चाहते हो। ठीक वैसे ही ये भी कर्व बनेगा। ध्यान रखना,
इसमें आपको याद रखना है, इसमें अधिकतम संतुष्टि दो वस्तुओं की, ऐसा पेयर, ऐसा संयोग जो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। मेरे लाल लाली जो हमसे पढ़े हुए हैं, जो वाईटी पर भी पढ़े हुए जानते हैं कि इस चैप्टर नंबर 2 का है, जहां पर हमको उपयोगिता मिलती है, ये उपयोगिता से संबंधित है। इसलिए उपयोगिता का मतलब हो गया किसी वस्तु का वह गुण जो किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने का एक गुण होता है जिसको उपयोगिता कहलाता है, जो वस्तुओं में होता है। तो ये ऐसा कर्व है जो अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, वो भी x व y दो वस्तुओं के ही, दो वस्तुओं का जोड़ा होता है, दो वस्तुओं का जोड़ा होगा। अब दो वस्तुओं में हमको क्या देखना है, ठीक ऐसे ही हम एक कर्व बना देते हैं। एक हमने लाइन खींची, जैसे पहले लाइन खींची थी, x होगा, o होगा, y होगा। अब यहां पर भी हमको एक वस्तु का उत्पादन करना है, यहां भी दूसरी वस्तु का उत्पादन करना है। अब ये देखो, ये उपभोक्ता अनुसूची जो होती है, उपभोक्ता जो लिस्ट होती है, बजट अनुसूची होती है, उसमें आपको चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमको कौन सी वस्तु ज्यादा चाहिए, कौन सी वस्तु कम चाहिए। मतलब जिन वस्तुओं का रेट बढ़ा होता है आप उसको कम खरीदते हो, और जिन वस्तुओं का रेट कम होता है उन्हें आप ज्यादा खरीदते हो। क्लियर है? सब्जियों में भी यही करते हो, कपड़ों में भी यही करते हो, मतलब चाहे पूंजीगत वस्तु हो और चाहे वो उपभोक्ता वस्तु हो, चाहे वो टिकाऊ वस्तु हो चाहे गैर टिकाऊ हो, ठीक वही चीज यहां भी लग जाती है। मान लो ये टिकाऊ वस्तु हो या कोई भी वस्तु हो, मान लो यहां पर हम कपड़े की बात कर लें, ये कपड़े की बात है और यहां पर गेहूं की बात है, यहां पर गेहूं की बात है, आप कुछ भी मान लो, दो वस्तुएं हो गई। अगर इसका हम ज्यादा उपभोग कर रहे हैं तो इस पर कम पैसा खर्च, क्योंकि हमारे आय भी सीमित है ना, उसी में आय में दोनों को हमको बांटना है, वितरित करना है। अब इस समय हमने यक्स का उत्पादन कम किया, लेकिन अगर हम इसको बात करें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर का इसमें सिद्धांत लगता है। इससे पहले मैं जो पढ़ाया आईसी पीपीसी कर्व, उसमें अवसर लागत का सिद्धांत लगता है, इसलिए उसका ढाल होता है। इसमें ढाल इसका इसलिए होता है क्योंकि एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका आंसर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैंने कह दिया कि यहाँ y1 है और ये x1 है। अब अगर हमको x का बढ़ाना है, इसका रेट बढ़ गया तो इसको हम कम कर देंगे, इसे हम कम कर देंगे जो बढ़ाए हुए थे, और x को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर x बढ़ाने की कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा, ये y हमारा कम होता चला गया और x हमारा बढ़ता चला गया। जैसे हम y2 की बात करेंगे, y2 कम हो गया तो x2 हमारा बढ़ गया। कीमत बढ़ने पे इन वस्तुओं का हम पेयर घटा देंगे, तो दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रहा हो। अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का मतलब है आपको जो कर्व मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये दो वस्तुओं का अधिकतम संतुष्टि बिंदु, चाहे इसे P मान लो, इसे T मान लो, ठीक है। तो इससे कम और इससे ज्यादा पे संतुष्टि नहीं हो सकती है, मतलब ये बात ध्यान है, इससे कम पे संतुष्टि नहीं। इन वक्रों का अपना एक नजरिया ध्यान दे लो, ये आईसी कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, समांतर भी हो सकते हैं, इसको IC1 भी लिख सकते हो, IC2 भी लिख सकते हो, IC3 भी लिख सकते हो। ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि ये मूल बिंदु से क्या होंगे, कॉनकेव नहीं होते हैं, ये कॉन्वेक्स होते हैं बेटा, ये कॉन्वेक्स होते हैं, ये उत्तल होते हैं। उठा हुआ तल आप इधर से देखोगे तो इसका उठा हुआ तल आपको दिखेगा, मतलब उत्तल होते हैं, उन्नतोदर होते हैं, उन्नतोदर होते हैं, ठीक है। तो ये उन्नतोदर होंगे मूल बिंदु से, ये बात याद रखना। और अगर हम पीपीसी कर्व की बात करें तो अवनतोदर थे, ये बिल्कुल बात ध्यान रखना। तो दो वस्तुओं का ऐसा संयोग जो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, ये आईसी कर्व बताता है, तटस्थता वक्र बताता है। यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं कि भाई ये चक्रीय प्रवाह क्या है, तो चक्रीय प्रवाह को दूसरे रूप में एनसीईआरटी लिखती है कि सर ये चक्रीय प्रवाह क्या होता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है, लेसन नंबर 2 का है। इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं, इसको आय का वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आय का वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं बेटा, आय का वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। इसको देख करके बच्चे किनारा कर लेते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये मास्टर है और ये वीडियो है आपके पास जो आपके समस्याओं का समाधान कर देती है। आपको ये बात पता है कि बाजार में दो प्रकार के बाजार हो गए, तो कौन कौन से बाजार गुरुजी, मैंने पहले भी पढ़ाया, आपको यहीं से बात को, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है।
एक तो साधन बाजार है, जो साधन बाजार है वो परिवार द्वारा आता है, परिवार इसकी पूर्ति करता है। अच्छा, फिर इसके बाद में वस्तु और सेवा बाजार है, वस्तु एवं सेवा बाजार है, और सेवा बाजार वस्तु बाजार की जो आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? फर्म द्वारा की जाती है, उद्योग द्वारा की जाती है। साधन बाजार की जो आपूर्ति होती है परिवार द्वारा की जाती है। दोनों क्षेत्रक भी हमने पढ़ाए, क्षेत्रक भी आपके लिए बहुत शानदार सा टॉपिक है, उसे पढ़ना मत भूलो। तो दो प्रकार के बाजार हो गए। अब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर देगा, ठीक है। परिवार, अगर फर्म की आवश्यकता है साधन की तो इनको दे देगा, और अगर फर्म को किससे जरूरत है? परिवार को, तो फर्म इनको चीजें दे देगा। इसी को वर्तुल प्रवाह कहते हैं। यहां पर हम इसको बना करके आपको दिखा देते हैं। ये परिवार पारिवारिक क्षेत्रक है, श्रम भूमि पूंजी उद्यम ये मांगता है, और ये फर्म है। यहां पर ये दोनों क्षेत्रक आपको मिल जाते हैं, और दोनों क्षेत्रकों से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसको हम इस रूप में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे होता है आय का वर्तुल प्रवाह। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, केवल समझने का फेर है। अगर समझाने वाला हो तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। ये इनको श्रम दे देगा, भूमि दे देगा, पूंजी दे देगा। श्रम भूमि पूंजी देता है, कच्चा माल भी दे देता है। तो इनको ये बदले में फर्म वाला इनको इसका आपूर्ति दे देगा, आपूर्ति पैसा देगा, जिसको पारितोषिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितोषिक कहते हैं। ध्यान रखो, जितना मैंने बोला है या जितने मैंने लिख दिया इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेंशन तो आपके लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने इसको पैसा दे दिया, पारिवारिक क्षेत्र ने। क्यों दे दिया पैसा? क्योंकि फर्म से इसने प्राप्त किया क्या? तो वस्तु और सेवा ले ली, वस्तु एवं सेवा ले ली। वस्तु एवं सेवा मतलब जितनी प्रोडक्ट बनते हैं सब बाजार ही बनाता है, बाजार में आता है उद्योग या फर्म के द्वारा। तो जो चीजें हम लेते हैं उसके लिए पैसा देते हैं। तो हमने इनसे तो ये ले लिया, लेकिन इनको पेमेंट कर दिया, मतलब इसको पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको पेमेंट किया गया, और जब इसने इनको सारी चीजें दी थी तो इसने इसको पारितोषिक के रूप में दे दिया। पारितोषिक क्या है बेटा? तो श्रम के लिए वेज मिलता है, भुगतान मिलता है, वेतन मिलता है। पूंजी पर ब्याज मिलता है बेटा, पूंजी पर ब्याज मिलता है बेटा, और भूमि के लिए लगान मिलता है बेटा, लगान मिलता है। इसे तीनों चीजों को याद रखना, ना भूलना। क्लियर है? तो ये इनकी आय हो जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी ने नौकरी की, पैसा की या मजदूरी की, अपनी भूमि दे दी या अपनी पैसा लगा दिया, निवेश कर दिया, तो उसको मिल गया। अब ये उसको कर करके क्या करेगा? पैसा का, इसको भी तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो इसने रोटी कपड़ा मकान फर्म से लिया, और ये आय का प्रवाह चलता रहा है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद बेटा आ जाता है मांग, मांग का वक्र। अब मांग का वक्र समझने में कुछ भी फेर नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मांग का नियम आपने पढ़ा है बेटा। मांग का सिंपल सा नियम है। आपको देख के आश्चर्य होगा कि गुरुजी हर जगह आप x और y बना रहे हो। बिल्कुल हाँ बेटा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप वैसा बनाओगे। x पर क्या लिखेंगे? तो वस्तु की मात्रा लिख देंगे, वस्तु की मात्रा लिख देंगे। मात्रा को कभी कभी मांग भी कह सकते हो, आपूर्ति भी कह सकते हो। ठीक है, मांग भी, इसको क्यू से दर्शा देंगे। ठीक है, फिर ऊपर कीमत लिखते हैं, वस्तु की कीमत। अब ध्यान दो, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमारी मांग कम होती जाएगी। आप जनरली देखे हो, जब जब प्याज के दाम बढ़े हैं तो उसके हम लोग क्या कर दिए? मांग को कम कर दिया है। और मांग कम करने की कंडीशन में आप खुद देखो कि जब जब प्राइस बढ़ा, मान लो ये 10 रुपये था, ये 20 रुपये था, ये 30 था, ये 40 रुपये में था, कोई चीज़ 50 रुपये में थी, कोई चीज़ 60 रुपये में थी। इसी तरीके से हमने 1 यूनिट चीज़ें खरीदी, 1 वस्तु खरीदी, ये 2 वस्तु खरीदी, ये 3 वस्तु खरीदी, ये 4थी वस्तु खरीदी, 5वीं खरीदी, 6ठी खरीदी। 6 किलो भी हो सकता है, यूनिट बदल सकते हैं, 6 मीटर भी हो सकता है, यूनिट बदल सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो कि अगर आपने कहा कि जैसे हमारे पास 10 रुपए में कोई चीज है, तब तो हमने ज्यादा खरीद ली, भाई 6 खरीदा। लेकिन अगर वो 20 रुपए में हुई तो हमने कम खरीदा, 5 ही खरीदा। 30 में हो गई तब तो हमने 40 ही खरीदा गुरुजी। फिर इसके बाद में हमने कहा जब 40 रुपए में हो गई तो हमने 3 ही खरीदा। लेकिन अगर 50 रुपए में हो गई सर तो हमने 2 ही वस्तु खरीदी। लेकिन अगर 60 रुपए में हुई तो हमने और कम कर दिया, हमने 1 ही खरीदी। तो मतलब ये जो आपको कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है लाल लाली, ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है, पी में वृद्धि होती है, तो मांग 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 क्यू ये कम होती जाती है।
अर्थात इन दोनों में कैसा संबंध है, तो आप कहोगे ये निगेटिव संबंध दिखाता है मांग का नियम। किसके किसके बीच में? मांग और कीमत के बीच में, कीमत के बीच में। क्लियर है? तो ये एक तो प्राइस है और उसकी मांग है, ये बात ध्यान रखना। ठीक यही चीज पूर्ति के नियम में अपोजिट हो जाती है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है उत्पादक वर्ग द्वारा उत्पादन बढ़ जाता है, उनको लाभ ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये ठीक ठीक ऐसे बन जाता है। अब इसको आप कैसे बनाओगे? तो इन्हीं सारे पॉइंटों को आप मिलाते चले जाओ मेरे लाल लाली। इन्हीं बिंदुओं को मिलाने पे जो आपको ये कर्व मिल जाता है, यही मांग की रेखा हो जाती है, यही मांग का वक्र हो जाता है, यही मांग वक्र कहलाता है। क्लियर है? ये मांग वक्र कहलाया। और मांग की ढाल क्या होती है? बाएं से दाएं होती है, बाएं से दाएं होती है। इसे कमेंट में बताओगे मांग की ढाल कैसी होती है। क्लियर है? तो आपको ये बातें भी क्लियर हो गई। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपको ग्राफ पसंद में आया हो, तो एक बार शेयर और लाइक तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।